हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशियस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारत के इतिहास की एक ऐसी वीरांगना की कहानी सुनाने वाली हूँ जिनकी कहानी हम में से बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने सुना होगा ये कहानी को, क्योंकि हम ऐसी बहुत से हमारे इतिहास में ऐसी वीरांगनाएँ रही हैं जिनकी कहानी हमने सुनी है। तो उसमें से सबसे पहला नाम हमारे मुंह पे हमेशा आता है तो वो रानी लक्ष्मीबाई आती हैं, और जो भी हमारे इतिहास की रानी दुर्गावती और रानी अहिल्याबाई होलकर, ये सारे नाम आते हैं फ्रेंड्स। बट मैं आज जो आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी वीरांगना है जिन्होंने एक भारत के इतिहास को अलग ही मोड़ दिया, जिन्होंने ये दिखाया, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया फ्रेंड्स सबके सामने। स्पेशली फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उन्होंने अपना करेजियस नेचर के कारण, एक वॉरियर थी वो, ग्रेट वॉरियर कहना सही होगा, और एक डिप्लोमेटिक और अपने विजडम को यूज़ करके अपने किंगडम को बचाती है, वहाँ के अपनी प्रजा को की रक्षा करती है। और उसके बावजूद वो इस तरीके की महान, एक मिलिट्रली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होते हुए भी वो इतना ज़्यादा अपने कम रिसोर्सेज के साथ ही इस तरीके से उन्होंने यूज़ किया अपने रिसोर्सेज को, कि जिससे वो यहाँ तक कि जो उस वक्त के जो मुग़ल एम्परर हुआ करते थे उनकी बराबरी उन्होंने की। ना केवल बराबरी की फ्रेंड्स, यहाँ तक कि उनका टक्कर दिया और आखिरकार उन्होंने जीत भी हासिल की। तो ये सारी कहानी सुनने वाले हैं एक ऐसी वीरांगना की जिन्होंने अकेले अपने दम पर किस तरीके से एक मुग़ल जो शासक थे उनको धूल चखाया, कैसे वो इस तरीके से उन्होंने अपना एक डोमिनेशन कायम किया, जिससे मुग़ल लेटर ऑन देखेंगे कि वो आँख उठाकर देखने का भी उनके पास हिम्मत नहीं होता है ये जो रानी है इनके किंगडम की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं देवभूमि उत्तराखंड की ये रानी रही हैं, जिन्होंने, जो उत्तराखंड से फ्रेंड्स बिलोंग करते हैं, आप लोगों ने बिल्कुल ही इनके बारे में अपने उत्तराखंड के इतिहास में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। मैं किसी और वीरांगना की नहीं, मैं रानी कर्णावती के बारे में बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स, जिन्हें हम नागकटी रानी भी बोलते हैं। आपको मैं बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ एक इंटरेस्टिंग वे में कि क्यों इन्हें नागकटी रानी बोलते हैं। इनका जो रियल नेम रहता है वो रानी कर्णावती रहता है, लेकिन इन्हें लेटर ऑन नागकटी रानी का टाइटल दिया जाता है फ्रेंड्स। और वो कौन देते हैं, देने वाला शख्स कौन था, आपको मैं सब कुछ ही बताऊँगी। बिल्कुल ही आप ध्यान से इस पूरी कहानी को सुनते चलिए। फ्रेंड्स, ये वही वीरांगना हैं जिनकी शौर्य गाथा को कहीं ना कहीं हमारे भारत के इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जो स्थान मिलना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इतिहास में बहुत से ऐसे वीर रहे हैं जिनकी कहानी हमें बहुत ज़्यादा सुनाई जाती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो वीरांगनाएं होती हैं उनकी उनका जो एक डिप्लोमेटिक नेचर होता है, उनके विजडम को, उनके इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं वो स्थान नहीं दिया जाता है जो कि एक भारत के वीरों को दिया जाता है। लेकिन आज मैं आपको इनकी शौर्य गाथा को आपको इस तरह से बताने वाली हूँ जिस तरह से आपने बहुत से वीरों की शौर्य गाथा को आपने सुनी होगी। तो ये है हमारी रानी कर्णावती, जो कि गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में एक कुमाऊँ रीजन आता है, दूसरा गढ़वाल रीजन होता है। जो उत्तराखंड के हैं उन्हें प्रॉपर आइडिया होगा, बट आप इतना जान लीजिए कि ये उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, उत्तराखंड की ये रानी होती हैं। वहीं पर गढ़वाल जगह होता है, वहाँ का किंगडम इनके हाथों में होता है। तो इनके हाथों में कैसे आता है, वो सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि कैसे आखिरकार इनके हाथों में उस किंगडम का जो भार आता है वो इनके हाथों में आता है। फिर किस तरीके से इन्होंने अपना एक जो वर्चस्व है किस तरीके से स्थापित किया, उसके बारे में बात करेंगे। और किस तरीके से इन्होंने आगे आने वाले जो विमेन रूलर्स है उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया कि जो विमेन होती है वो एक कमज़ोर, एक अबला नहीं होती है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। और किस तरीके से इन्होंने मुग़ल को टक्कर दिए, यहाँ तक कि उन्होंने बुरी तरीके से हराया। उनके तरफ, इनके किंगडम की तरफ मुग़ल का आँख उठाकर देखने का हिम्मत नहीं होता है फ्रेंड्स। आप समझ सकते हैं कि ये कितने वीर होंगे। फ्रेंड्स, कर्णावती का विवाह जो होता है, शादी जो होता है, वो गढ़वाल के राजा माहीपति शाह से होता है। इस तरीके से कर्णावती रानी कर्णावती कहलाती है। अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है और उसके साथ ही साथ क्या होता है कि रानी कर्णावती और माहीपति शाह के एक बेटे होते हैं जिनका नाम होता है पृथ्वीपति शाह। अब इस तरीके से इन लोगों का एक खुशहाल सा ज़िंदगी चल रहा होता है। और ये जो हमारे माहीपति शाह हैं, गढ़वाल के राजा, वो अपने वहाँ की प्रजा को बहुत ही अच्छा उन्हें जीवन दे रहे थे, उनकी रक्षा कर रहे थे।
फ्रेंड्स, ये जो रानी थी, रानी कर्णावती, ये 17वीं सेंचुरी की रानी थी, जिसे आप लोग 17वीं शताब्दी बोलते हैं। उस वक्त की ये रानी थी। अब वक्त आता है 1631 का, 1631 का वक्त आता है, जब होता ये है कि जो माहीपति शाह थे, रानी कर्णावती के जो हस्बैंड थे, उनका डेथ हो जाता है। वो इस तरह से होता है कि वो जब बहुत ही लॉन्ग है ना, बहुत ही ज़्यादा टाइम से वो अपने जो भी पड़ोसी राज्यों हैं उससे उनका कहीं ना कहीं एक वॉर चल रहा होता है। तो उस वॉर में ही क्या होता है कि बहुत ही लंबे अरसों से चलने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। माहीपति शाह की मृत्यु 1631 में हुआ, जिससे रानी कर्णावती बहुत ही बुरी तरीके से वो टूट जाती हैं। वो क्योंकि उनके जो पति हैं उनका बहुत ही कम एज में उनका निधन हो जाता है, जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वो एक भारत के इतिहास में अपना नाम एक कमज़ोर, एक अबला नारी की तरह नहीं अपना नाम को अंकित करवाना चाहती हैं। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा, उन्हें अंदर से बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बन करके अपने एक 7 साल के बेटे को कहीं ना कहीं उस जो वहाँ के राज्य हैं उसके किंगडम पर उनका कोरोनेशन करवाते हैं। मतलब उनके 7 साल के बेटे का राज्याभिषेक होता है जब उनके पिता के मृत्यु हो जाती है उसके बाद। अब होता ये है कि वो ये जो रानी कर्णावती के जो बेटे होते हैं, वो जिनका नाम पृथ्वीपति शाह होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त 7 साल का था, तो वो तो रूल नहीं कर सकता था। इसलिए वो अपने बेटे की बिहाफ में रानी कर्णावती वहाँ से रूल करना स्टार्ट करती है। तो इनका जो हमारा रानी कर्णावती का जो रेन बोल सकते हैं, जिसे हम लोग इनका रूलिंग पीरियड था, वो 1631 ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाता है। ये अपने बेटे की बिहाफ में रूल करना शुरू कर देती हैं और ये बहुत ही मुग़ल उस वक्त जो सबसे ज़्यादा भारत में जिनका डोमिनेशन था, जिनका हर तरफ परचम लहरा रहा था, वो थे मुग़ल्स, जिनके हर एक डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर एक डायरेक्शंस में वो अपना कहीं ना कहीं डोमिनेशन को, वर्चस्व को स्थापित कर रहे थे। और वो धीरे धीरे ये जो मुग़ल हैं उनका इंटरेस्ट ये उत्तराखंड की तरफ बढ़ता है, जो गढ़वाल रीजन, जहाँ पर रानी कर्णावती अपने बेटे के बिहाफ में रूल कर रही हैं। तो अब वक्त आता है 1640 का। आप सभी जानते होंगे ये जो 1640 ईस्वी है, इस वक्त मुग़ल शासक शाहजहाँ रूल कर रहे थे। तो शाहजहाँ के दरबार में बहुत से ऐसे जो उनके कोर्ट मेंबर्स थे, उन्होंने उन्हें न्यूज़ दिया कि 1631 में जो माहीपति शाह है उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब जो गढ़वाल रीजन है वहाँ पर एक औरत रूल कर रही है। तो फ्रेंड्स, आप ये सभी जानते होंगे कि चाहे वो अभी का वक्त हो या फिर 200 300 400 साल पहले की वक्त हो, जब भी लड़कियों की बात आती है तो उसे हम समझते हैं कि अब उसे हमारे लिए, हमारे रास्ते का, हमारे जो आगे बढ़ने का वो है, कहीं ना कहीं बढ़ने का प्रोसेस है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है, क्योंकि वहाँ एक जो हमारी औरत है वो रूल कर रही है। तो इसी तरीके के उस वक्त भी सोच थे लोगों के। तो जब शाहजहाँ को पता चलता है कि अब गढ़वाल में उनके राजा नहीं रहे हैं, रानी रूल कर रही है अपने 7 साल के बेटे के बिहाफ में, तो उन्हें लगता है कि अब वक्त आ गया है जब हम इस तरफ अपना कूच कर सकते हैं और गढ़वाल रीजन को अपने डोमिनेशन में ला सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मुग़ल एम्परर के द्वारा वहाँ पर कहीं ना कहीं उस रीजन को अपने अंदर लाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन वो बार बार हार जाते हैं। इसके पीछे का कारण यह होता है कि जो उत्तराखंड है फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, ये एक पहाड़ी एरिया में पड़ता है। इसके जो साउथ के कुछ पोर्शंस हैं वो तो प्लेन हैं, बट इसके ऊपर के सारे ही रीजन एक पहाड़ी हिली टेरेन में पड़ता है, जिससे वहाँ का जो एक प्लेन एरिया के कंपैरिजन में वहाँ पर जो युद्ध लड़ने की नीति होती है वो बिल्कुल ही अलग होता है। वहाँ पर जो आपके टैक्टिक होते हैं वो प्लेन एरिया के टैक्टिक वहाँ पर काम नहीं आ पाते हैं। तो ये भी उनके फेवर में बहुत बड़ा रीज़न रहा था कि वो बार बार मुग़लों को वहाँ पर हार का स्वाद चखना होता था। और गढ़वाल रीजन बार बार मुग़लों से कहीं ना कहीं मुग़लों के डोमिनेशन में आने से बच जाता था। लेकिन अब शाहजहाँ के कोर्ट में ही उनके जो मिलिट्री एक पर्सन थे, जिनको हम जनरल नजाबत खान बोलते हैं, उन्होंने शाहजहाँ से कहा कि एम्परर, अब हमारे लिए गढ़वाल रीजन को कैप्चर करना उतनी मुश्किल नहीं होने वाली है जितना ये पहले था। इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक अब महिला रूल कर रही हैं, एक वुमेन रूलर रूल कर रही हैं, तो इसलिए अब हम बहुत ही आसानी से उस जगह को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से नजाबत खान जो है वो धीरे धीरे उत्तराखंड की तरफ कूच करना शुरू करते हैं। और ये जो गढ़वाल रीजन है जहाँ की रानी कर्णावती है, उससे पहले के जो भी रीजन आ रहे थे, जो भी वहाँ के राज्य आ रहे थे, धीरे धीरे एक करके जो मुग़ल सैनिक थे उन्होंने
सारी जगह को कैप्चर कर लिया था फ्रेंड्स। अब बारी आ रही थी गढ़वाल रीजन का, जहाँ की ये रानी थी कर्णावती। तो अब ये सोचते हैं कि हम गढ़वाल रीजन को भी उतनी ही आसानी से कैप्चर कर लेंगे, कहीं ना कहीं उसे इन्वेट कर लेंगे, जैसा कि इससे पहले वाले जो इससे नीचे आने वाले राज्य थे उन सबको हमने किया है। लेकिन वक्त का क्या कहना, जब वक्त आया तब पता चला कि जिन्हें वो एक अबला, एक कमज़ोर औरत समझ रहे थे, उनसे ही उनको धूल का स्वाद चखना होता है, उनसे ही उनको हार का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। वो भी इतनी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ता है कि अगली बार से वो उत्तराखंड की तरफ, स्पेशली जो गढ़वाल रीजन है उसकी तरफ आँख उठाकर देखने का भी मुगलों का हिम्मत नहीं होता है दोस्तों। अब धीरे धीरे शाहजहाँ के सैनिक नजाबत जंग के जो नजाबत खान थे उनके लीडरशिप में गढ़वाल की तरफ कूच करना शुरू करते हैं। और इससे पहले ही रानी कर्णावती को ये न्यूज़ मिल चुका होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उनके पास विजडम होता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा वो कॉग्निटिव एबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उनका इंटेलिजेंस एक अलग ही लेवल का होता है फ्रेंड्स। उन्होंने एक स्पाई को रखा हुआ था जो कि दिल्ली में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो सारी जानकारी रानी कर्णावती को आकर के बताते थे। तो ये जो अटैक होने वाला था, इन्वेजन होने वाला था, इससे पहले ही रानी कर्णावती को ये न्यूज़ मिल जाता है कि उनके किंगडम पे कहीं ना कहीं वो लोग धावा बोलने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पर एक रानी रूल कर रही है। तो वो पहले से ही जो भी उनके पास मिलिट्री जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन्हें वो ट्रेनिंग देना, ट्रेंड करना, और किस तरीके से वो उस बैटल को जीत सकती हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा फेवर यही था कि वो एक ऐसे जोग्राफिकल जगह में उनका शासन था, राज्य था, जहाँ पर वो उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकती थी, क्योंकि वहाँ पर जंगल ही जंगल होते हैं और वहाँ पर जो एक युद्ध लड़ने का जो नीति होता है वो बहुत अलग होता है। और कहीं ना कहीं रानी कर्णावती इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा माहिर थी। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही इनके सोल्जर्स, मुग़ल के सोल्जर्स वो आगे बढ़ते जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते रास्ते पर पत्थरों के बड़े बड़े दीवार बनवा दिए थे, ताकि वो इतने फ्रेंड्स। और आपको मैं एक फैक्ट बता देती हूँ कि यहाँ पर जो मुग़ल शासक थे उन्होंने 30,000 आर्मी सोल्जर्स भेजे हुए थे। 30,000 आप समझ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मुग़ल के पास बहुत ही ज़्यादा उनका डोमिनेशन था और उनके पास आर्मी भी बहुत ज़्यादा ही नंबर में थे। लेकिन इसके बाद भी फ्रेंड्स 30,000 सोल्जर्स को किस तरीके से फ्रेंड्स वो अपने विजडम को यूज़ करके धूल चखाती हैं, आपको जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है। तो उन्होंने रास्ते रास्ते पे पत्थरों की दीवार बनवा दिए थे, और जो पेड़ वगैरह थे उन सबको इतना ज़्यादा कट करवा कर, बहुत कुछ पेड़ जो बड़े बड़े पेड़ होते थे उसको कट करवा करके पूरे रास्ते को कहीं ना कहीं एक कवर्ड कर दिया गया था, ढक दिया गया था, ताकि उनके जो इतने बड़े आर्मी हैं वो एक साथ आगे कुछ ना कर सके, उन्हें डिवाइड होना पड़े कुछ कुछ पार्ट में। तो इस तरीके से कुछ कुछ उनके जो पार्ट्स थे सोल्जर्स के वो आगे बढ़ते जा रहे थे, और रानी कर्णावती के सोल्जर्स ने, उनके आर्मी ने गुरिल्ला टैक्टिक्स को यूज़ करते हुए उन्हें वहाँ का पूरा आइडिया था कि किस तरह से जाना है, उनको पूरा वहाँ का रूट का, जगह का पूरा ज्ञान था। तो इस तरीके से इन सब सारी चीज़ों को यूज़ करके फ्रेंड्स आखिरकार वो 30,000 सोल्जर्स को कहीं ना कहीं इतनी बुरी तरीके से धूल चखाते हैं कि अगली बार से अब मुग़ल शासक जो हैं वो कभी कभी भी गढ़वाल की तरफ देखने का भी उनका हिम्मत नहीं होता है। फ्रेंड्स कहा जाता है कि जब ये बैटल रानी कर्णावती जीत जाती हैं तो उन जितने भी मुग़ल सैनिक थे वो इतनी ज़्यादा उन्हें ह्यूमिलिएशन फील होता है, इतनी ज़्यादा। और उसके बाद कुछ जो सैनिक थे उनको वो अपना प्राण सोचते हैं कि यहाँ पर अपना प्राण गंवाने से तो अच्छा है वो वहाँ के जो आसपास नदी थे उसमें कूद जाते हैं, और कुछ खुद का जान ले लेते हैं फ्रेंड्स। अब जो बचे कुछ हैं सैनिक बचे हुए हैं, अब रानी कर्णावती का यहाँ पर एक ऑर्डर आता है कि वो जितने भी सोल्जर्स जो मुग़ल सैनिक बचे हुए हैं सबके नाक काट दिए जाएँ। तो वो इसलिए ऐसा बोलती हैं कि उन्हें वापस उन्हें कैप्चर करके रखने से अच्छा है उनके नाक काट कर मुग़ल दरबार में उन्हें पेश किया जाए, ताकि वो ये एक है ना एक सिंबॉलिक की तरह रहे, कि सिंबल की तरह रहे कि क्या कभी भी एक औरत को कमज़ोर समझने की भूल मत करना। और हम सभी जानते हैं कि अपने दुश्मनों को, चाहे वो दुश्मन कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, उसे हमें कमज़ोर समझने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और यही हुआ था मुग़ल शासक शाहजहाँ के साथ भी, कि उन्होंने कर्णावती को एक अबला और एक वीक रूलर समझने की, एक रानी, कमज़ोर रानी समझने की भूल कर दी थी। तो उन्होंने इसी कारण से इतना ज़्यादा एक बड़ा कदम उठाया कि जो आगे आने वाला इतिहास है उसे ये हमेशा याद रखे कि एक रानी बहुत कुछ कर सकती है अगर एक राजा कुछ कर सकता है तो। इस तरीके से उन्होंने सारे सोल्जर्स के नाक कटवाने के ऑर्डर दिए, और जो मुग़ल शासक के जो सैनिक को लीड करने वाले थे नजाबत खान, उनको इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन होता है कि उनके नाक काट दिए जाते हैं कि उन्हें मुग़ल दरबार में
वापस जाने का उनका हिम्मत ही नहीं होता है कि वो इस मुंह से वापस जाए, तो वो कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ पर ही गढ़वाल रीजन में ही उन्होंने जहर खा करके अपना प्राण त्याग दिया। तो इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो चुके थे और बाकी के जितने भी सोल्जर्स थे उनके नाक काट काट करके उन्हें मुग़ल दरबार में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से अब इन्हें शाहजहाँ के द्वारा ही इन्हें नाक कटी रानी भी कहा जाने लगा। नाक कटी रानी जो नाक कट कर देते हैं, इसको आप नोज़ कटर्स बोलते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया मुग़ल के सामने भी। अब अगली बार से जो शाहजहाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा है ना ह्यूमिलिएशन उनको फील होता है। वो सोचते हैं कि कैसे भी करके गढ़वाल रीजन को अपने अंदर लाना ही है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हुआ था कि एक रानी होकर के इतने बड़े सोल्जर्स को कैसे हरा दिया और ऊपर से सबके नाक काट करके भेज दिए गए। आप जानते होंगे कि नोज़ को कहीं ना कहीं एक जो है रेस्पेक्ट की तरह देखा जाता है, तो उनके कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट पे वॉर किया गया था। तो इस तरीके से वो बार बार इस बैटल के बाद भी वो बार बार कोशिश करते हैं कि गढ़वाल रीजन को अपने अंदर में लाया जाए, अपने डोमिनेशन में लाया जाए, लेकिन उनका ये जो कोशिश था वो हर बार अनसक्सेसफुल हो जाता है, विफल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर रूल कर रही थी हमारी महान वीरांगना शेरनी रानी कर्णावती। आखिरकार शाहजहाँ को रानी कर्णावती के साथ पीस ट्रीटी साइन करना पड़ता है, जिसे हम संधि बोलते हैं, संधि करना होता है, क्योंकि वो जान गए थे कि अब यहाँ इस एरिया को कैप्चर करना हमारे बस की बात नहीं है और अगली बार करेंगे तो पता नहीं क्या काट करके भेज देंगे। तो इसलिए उन्होंने आखिरकार रानी कर्णावती के साथ पीस ट्रीटी साइन करते हैं। उस वक्त मुग़ल को हराना बहुत ही बड़ा टास्क होता था फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि ये मिलिट्रली बहुत ही स्ट्रांग होते थे एंड इनके पास भी वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होता था, है ना, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होता था, मिलिट्री बहुत ज़्यादा होता था एंड अच्छा खासा इनके पास जो मॉडर्न टेक्निक्स है इनको ये यूज़ करके जो वेपन्स है, आर्टिलरीज है, ये यूज़ करते थे। लेकिन रानी कर्णावती के पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हुए भी मिलिट्री पर्सन भी नंबर में बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने अपना विजडम के साथ इस बैटल को इतनी अच्छी तरीके से इस पर विजय हासिल किया, अपनी जीत हासिल की। तो शाहजहाँ भी कहीं ना कहीं इनके सामने सर झुकाते हैं, अपना हार स्वीकार करते हैं कि ये रानी सच में बहुत ही ज़्यादा महान है। फ्रेंड्स, इस प्रकार जो रानी कर्णावती है बहुत ही कम रिसोर्सेज में अपने विजडम को यूज़ करके, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके एंड वो बहुत ही करेजियस थी। उन्हें डर नहीं लगता था कि किसी भी राज्य में चाहे कोई कितना भी स्ट्रांग रूलर क्यों ना हो, उनका वो सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि जिस इंसान को खुद पर भरोसा ना हो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, अगर खुद पर भरोसा हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और वही एग्जाम्पल उन्होंने सेट करने की कोशिश की। इसलिए आज हम उन्हें तब से लेकर के शाहजहाँ के द्वारा ही उन्हें नाक कटी रानी कहा जाने लगा। एंड कहीं ना कहीं ये जो नाक कटी है वो उनके करेजियस एंड उनके ब्रेवरी को सिंबलाइज करता है कि वो कितनी ब्रेव थे कि एक मुग़ल शासक को टक्कर दिया और उनके जो सैनिक थे उनको इतनी बुरी तरीके से हराया, और उसके बाद तब से वो नाक कटी रानी कहलाने लगी। तो इस तरीके से शाहजहाँ भी उसके बाद कभी गढ़वाल रीजन को कैप्चर करने का कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि वो जान चुके थे कि वहाँ पर रानी कर्णावती रूल कर रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से रानी कर्णावती ने अपना पूरा जो उनका रूलिंग टाइम था, रूलिंग ईयर्स था, इस तरीके से उन्होंने रूल किया। इनके बारे में आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इनकी कहानी सुनी होगी, इनकी पूरी जीवन गाथा को सुना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा एंड इससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ है जो हमारे जितने भी हिस्ट्री में जितने भी वीरांगनाएं वीर रहे हैं उनकी कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये थी रानी कर्णावती, और वी कैन से जो नाक कटी रानी है वो उत्तराखंड में रूल करती थी, उनकी ये पूरी कहानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।